हेलो एवरीवन। आज घटना चक्र में पॉलिटी सेशन से टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। पहला है इसमें हमारे देश के लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल संस्था के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति एम खानविलकर। भारत के लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 तक। ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, बाद में है हनुमंतैया। संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में। वह राज्य जहां पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। 2014 में राजस्थान में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति जिस विषय से संबंधित है वह है लोकायुक्त। उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है 8 वर्ष। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना उत्तराखंड। कथन असर्शन है अल्पसंख्यक शब्द की भारत में संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। रीजन कारण है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें असर्शन तथा रीजन दोनों ही सही है और असर्शन का सही व्याख्या रीजन नहीं करता है। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में सही कथन है भारत सरकार ने 6 समुदायों यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों और जैनों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम 17 मई 1993 से प्रभावी के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। आगे है इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में वोहरा समिति के डैश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ 1993 में वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट की वोहरा समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी राजा मन्नार आयोग ने। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के वे भाग जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं। उद्देशिका राज्य की नीति के निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया 10 दिसंबर 1948 को। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल अनुच्छेद हैं 30। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल है सम्मान, स्वतंत्रता एवं समानता, जीवन का अधिकार, उपयुक्त जीवन यापन, स्तर की स्वतंत्रता। नोट है इसमें सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के संदर्भ में क्या सही कथन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में शामिल है। स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार में से वह जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में नहीं है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की जिस पीढ़ी के अंतर्गत आता है वह है दूसरी पीढ़ी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक समान मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। शहर
शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। एंड तीसरा है इसमें शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा तथा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। इसमें से सही कथन दूसरा और तीसरा है। आगे है आपका 1993 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। अनुच्छेद 123 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ 28 सितंबर 1993 में। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्य है मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्यों में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। आगे है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक के परिभाषा दी गई है धारा 2 में 1 के अंतर्गत। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में शामिल नहीं है राज्य के सशस्त्र बल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है भारतीय विधि आयोग का सदस्य। कथन असर्शन है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। रीजन कारण है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर जो भी पहले हो उसे धारित करता है। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में आते हैं समानता, शिक्षा, जीवन स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। इसमें दोनों कथन पहला और दूसरा सत्य है तथा कथन 1 और 2 की सही व्याख्या करता है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और राज्यपाल में से राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में शामिल नहीं है राज्यपाल। आगे है इसमें आपका राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में शामिल है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्ति किया जा सकता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्तियां की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है राज्यपाल को। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार के समक्ष। राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है लोक सेवक। आगे है भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है सिविल न्यायालय। नोट 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से प्रस्तावित कर दिया गया है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में
विनिर्देशित कर सकती है जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो, 7 वर्ष तक प्रैक्टिस में रहा हो। संवैधानिक संस्था नहीं है मानवाधिकार आयोग, संवैधानिक प्राधिकरण है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत। इनमें सम्मिलित कीजिए, एक तरफ संस्था, एक तरफ उनकी स्थापना। अंतर राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री MC सेतलवाड़। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित सही कथन है। इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की थी। इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकटचलैया ने की। धन्यवाद।